सुरक्षित है हमारा बैंक अकाउंट? एक फ़ोन कॉल, ओटीपी से सब खत्म हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि अकाउंट तो बहुत हैं, सेविंग, करंट, एफडी, पर सबके साथ मोबाइल लिंक है। और जैसे ही साइबर फ्रॉड वालों के पास वो नंबर गया, तो कुछ भी हो सकता है। आरबीआई अक्सर कहता है कि जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए, परंतु लोग इसको सीरियस नहीं लेते और जब बर्बाद हो जाते हैं तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वैसे भी आजकल सरकार की नई स्कीम्स आ रही हैं जिससे ये फ्रॉड और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक ओटीपी आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है। जी हाँ, अगर गलती से भी कोई नंबर अगर प्रेस हो जाता है तो आपका जो अकाउंट है वो खाली हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आरबीआई और बैंक यही कहता है कि कोई भी ओटीपी जो है आप शेयर ना करें। परंतु ऐसा होता है कि काफी फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस जो हैं वो आते रहते हैं, क्योंकि ये स्कैम है। लेकिन इसमें बैंक और प्रशासन की अगर बात की जाए तो उनके लिए कोई भी बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं नहीं की जाती है, और सारा जो जाम है वो उपभोक्ता के ही मत्थे मढ़ दिया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पुष्कर तराई जी, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वर्ण भूमि टाइम्स में। नमस्कार मैम। मैं पुष्कर तराई, जनरल मैनेजर पंजाब बैंक लुधियाना जोन से बोल रहा हूँ। मैम जो बोले हैं सही बात है। आजकल जानकारी देखिए, आरबीआई सब समय कह रहता है जानकारी बनी, जानकारी होना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना चाहिए। होता है क्या, हम लोग कभी कभी जो भी मैसेज आता है उसको क्लिक कर लेते हैं। उसमें फिर हम लोग को कोशिश करते हैं रिसर्च करने के लिए, उसमें जहाँ रिसर्च करने जाते हैं फिर फंस जाते हैं। उसमें सारे जो फ्रॉड करते हैं, जो स्कैम करते हैं, इसी टाइप का बनाते हैं। कभी कभी होता है क्या ना, हम लोग को मैसेज आता है आपको लॉटरी लगाए, 2 लाख लॉटरी लगाए, 4 लाख लगाए, 5 लाख लगाए। हम उसमें बोलते हैं अच्छा पैसा मिलने वाला है, क्लिक कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। उसमें सारे, जैसे एक बार आपने क्लिक करोगे सारे डाटा उसके पास चले जाते हैं। स्कैम जो करते हैं उनके पास सारे डाटा चले जाता है, वो सारे अकाउंट वगैरह फिर उसको खाली करा देते हैं। और कभी कभी हम लोग शेयर भी करनी होती है, शेयर कर देते हैं। कभी बोलते तुम्हारा बैंकर से बोल रहा हूँ, आधार कार्ड अपडेट कर रहा है। कभी बैंकर से ऐसे नहीं बोलते। अब जब बैंकर से बोले कभी नहीं बोलेंगे शेयर करने के लिए। सो इससे बच के रहना, किसी को शेयर नहीं करना। जैसा सर 220 की बात की जाए तो बैंक से बहुत से, जैसे कि आईडी प्रूफ होते हैं, आधार कार्ड ले लीजिए, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये सभी सिक्योर होते हैं, लेकिन फिर भी लोग साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो सर क्या कहेंगे उस विषय में? मैम उसमें एक चीज होता है, मैं यही अनुरोध करूंगा, सबको बताऊंगा एक्चुअली। जैसे हम लोग कहीं आधार कार्ड शेयर कर रहे हैं, और जैसे हम लोग को सिम कार्ड लेने जाते हैं, मांगते हैं, देते हैं, जहाँ जाते हैं, बट आप लोग स्पेसिफिक वहाँ से प्लीज साइन कीजिए और लिखिए किस पर्पज से दे रहे हैं। मैंने सिम कार्ड के लिए दे रहा हूँ, वो लिख के दीजिए, साइन कर दीजिए, फिर इसे बच जाएंगे। जो के लिए दे रहे हैं वो स्पेसिफिक लिख दीजिए, साइन करके जरूर दीजिए, ब्लैंक मत दीजिए। वो फिर मिसलेशन नहीं होगा। तो इतना हम लोग करेंगे, डेफिनेटली हम यहाँ से बच के रहेंगे। ये मेरा अनुरोध है, सारे जो मेरा श्रोता सुन रहे हैं, प्लीज आप कहीं देना है तो दीजिए जरूर, पर स्पेसिफिक लिख के दीजिए किस लिए दे रहे हैं और साइन कर दीजिए। ये फिर सर जैसे कि मोबाइल नंबर की बात की जाती है, तो मोबाइल नंबर ही सिक्योर नहीं है, अकाउंट को किस प्रकार सिक्योर किया जा सकता है? तो इसके बारे में भी थोड़ी आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि उसके लिए क्या पुख्ता कदम जो है वो उठाए जाए। मैम उसमें मोबाइल नंबर तो सिक्योर है। बैंक से जो मोबाइल नंबर हम देते हैं वहाँ कोई इशू नहीं रहता है। इशू वहाँ रहता है हम लोग जो सोशल प्लेटफॉर्म जाते हैं सारे, उसमें हम लोग आजकल मोबाइल नंबर देकर फेसबुक में रख लेते हैं, वहाँ से लोग उठा लेते हैं। कहीं हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऑडियो वॉइस देकर दे देते हैं, वहाँ से लोग को जो फ्रॉडस्टर वहाँ से उठा लेते हैं। सो इससे थोड़ा बच के रहना है। मोबाइल नंबर ऐसे ओपनली नहीं रखना है। आप जो फ्रेंड सर्कल उनका उसका अंदर में सीमित रखिए। पब्लिक मत सारा शेयर मत कराइए। जितना डाटा शेयर करोगे इतना फ्रस्ट्रेट के लिए आसान हो जाता है, वहाँ से लेकर स्कैम कराते हैं। सर जैसा कि मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो लोकेशन वगैरह हर एक चीज ऑन होने के बाद भी उसे ट्रेस भी कर लिया जाता है,
तो फिर भी साइबर क्राइम वाले जो हैं, जो इस क्राइम को अंजाम देते हैं, वो पकड़े क्यों नहीं जाते? मैम उसमें होता है कि अंदर जो क्राइम करते हैं यहाँ नहीं बढ़ते, बाहर बढ़ते हैं। इंडिया में जनरल मैक्सिमम लोग यही नहीं रहते हैं, बाहर में बैठ के आपको शो करते हैं इंडिया में बैठे हैं, लेकिन उसी वजह से इमीडिएट ट्रांसफर फंड बाहर चला जाता है। इंडिया के अंदर हम लोग इमीडिएट स्टॉप कर लेते हैं, जैसे हमारे बैंक से फंड गया, कोई बैंक जा रहा है, हम इमीडिएट स्टॉप कर लेते हैं। जैसे बाहर चला जाता है, जैसे पाकिस्तान, जनरली पाकिस्तान कंट्री चला जाता है, बाहर चलता है, उसमें फिर दिक्कत होता है, बाहर कंट्री से रिकवरी करना, ये दिक्कत है। सर, जैसा कि बात की जाए प्राइवेट बैंकों की, तो लोग जो है प्राइवेट बैंक को ज्यादा चूज करते हैं, जबकि उनका जो अकाउंट है वो 10,000 से ऊपर ही जो होता है। और अगर हम सरकारी बैंक की बात करें तो जीरो बैलेंस से लेके 2500 तक अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो इसी चीज को क्यों ज्यादा चूज करते हैं, प्राइवेट बैंक को प्रेफर करते हैं? मैम उसमें देखिए सारे लोग प्राइवेट बैंक जाते हैं। देखिए प्राइवेट बैंक कौन लोग जाते हैं, जो हब्स, जो जिसके पास से कैपेसिटी वही जाते हैं। और जो बैंक में जो आते हैं, जैसे 15 बैंक हो गया, जितना गवर्नमेंट बैंक है, सारे मासे से आते हैं। हम लोग सबका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है, जो गरीब आदमी है, जो रूरल में रहते हैं, जिसका इनकम नहीं है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। सबको हम हेल्प करते हैं। हम यहाँ से जीरो बैलेंस में खाता खोलते हैं, क्योंकि देखना पड़ता है, जहाँ मित्र में खोलते हैं जीरो बैलेंस खाता खोलते हैं, सो यही रहता है। अच्छा प्राइवेट बैंक क्या है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, प्रलोभन देते हैं, आप आ जाइए बढ़िया रहेगा। इनिशियली 1 साल तो रहता है, बड़ा बाद में देखिए फिर जो कस्टमर हमारा, तो साथी यहाँ से जाते हैं, जो बॉरोवर जाते हैं, वापस हमारे पास आ जाते हैं, कि उनका एक्सपीरियंस बैड होता है, बाद में फिर वापस आ जाते हैं। इसीलिए जो मैसेज के लिए पब्लिसिटी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, सबके लिए हम लोग हैं। सर, जैसा कि बैंकों में देखा जाता है, अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो काफी भीड़ भी होती है, उनके पास स्टाफ भी भरपूर मात्रा में होता है, और कई बार कस्टमर की जो अकाउंट्स है वो बंद भी हो जाते हैं। तो सर, क्या दोबारा से केवाईसी करवानी पड़ती है? मैम उसमें बंद नहीं हो जाता है अकाउंट, क्योंकि जो कस्टमर के हाथ में जैसे कोई अकाउंट ऑपरेशन आप नहीं करते, 3 साल तक ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसे इनऑपरेटिव कैटेगरी चला जाता है। ऑपरेटिव की इनऑपरेटिव कैटेगरी चला जाता है, और कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट मिलते रहता है, फंड रहता है बैंक में, लेकिन ये चीज होता है कभी कभी वो, उसके लिए हम लोग आधार कार्ड लेना पड़ता है, क्योंकि 3 साल में जो फोटो दिया था चेंज हुआ होगा, कहीं पासपोर्ट दिया होगा, वैलिडिटी खत्म हुआ होगा, इसीलिए लेना पड़ता है। लेकर आरबीआई गाइडलाइन से उसी हिसाब से लेकर अपडेट करते हैं, लेकिन अकाउंट कभी बंद नहीं होता है। पैसा उनका ही रहता है, अकाउंट ही रहता है, इंटरेस्ट मिलते रहता है, बस ऑपरेटिव करने के लिए थोड़ा लेना पड़ता है, आज पर गाइडलाइन जारी। जैसे कि सर, बैंक चार्जेस की बात करें, एटीएम चार्जेस हैं, उसमें अकाउंट मेंटेनर चार्जेस होती है, स्टेटमेंट चार्जेस, सर कौन कौन से जो है एप्लीकेबल होते हैं, और कितने कितने चार्जेस जो है उन पे होते हैं? मैम चार्जेस तो डिपेंड करता है, जो ट्रांजेक्शन कितना कर रहे हैं उसी से चार्जेस लेते हैं। जैसे एटीएम कार्ड लेने के लिए हम लोग लेते हैं, हम फ्री भी देते हैं, जिसके पास एफडी हम रखा है, डिपॉजिट रखा, हम उसी कार्ड फ्री भी देते हैं। स्कीम वाइज है एक्चुअली, उसमें फ्री देते हैं, लेकिन किस नॉर्मल केसेस में चार्ज लेना पड़ता है, क्योंकि बैंक का अब देखिए, यदि बैंक इसको चार्जेस पर नहीं लेगा, फिर बैंक कहाँ से चल पाएगा, रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ेगी। सो हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, जो मिनिमम है लेते हैं। प्राइवेट बैंक से बहुत कम लेते हैं। सो पब्लिक बैंक ऑलवेज पब्लिक के लिए है, मासेस के लिए। सो सबसे सेफ है, आप पब्लिक बैंक में जुड़िए, आइए, जो भी बैंक है, पंजाब बैंक आ जाइए, देखिए सर्विस अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और हम लोग को है, आप लोग के लिए है पंजाब बैंक यहीं पे। तो जैसा कि एटीएम की बात की जाए, तो हम लोग अपना कैश निकलवाने के लिए एटीएम जाते हैं, तो इन केस कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है, बट हमारा जो कैश है वो वहां से नहीं निकल पाता। तो अगर इन केस ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या किया जाना चाहिए? मैम उसमें देखिए, जैसे कहीं पैसा सब रिटर्न नहीं है, इमीडिएटली आ जाता है, जो ट्रांजेक्शन होता है रिफंड चला जाता है। सपोज नहीं आता है तो और जनरली जो बेस्ट ब्रांच जहाँ से हम लोग एटीएम कार्ड लिए हैं, वहीं जाकर यदि रिक्वेस्ट करेंगे ब्रांच मैनेजर को, वो कॉल कर देते हैं, वो आपका इमीडिएटली विद इन मैक्सिमम 3 डेज में पैसा आ जाता है, क्योंकि इसमें पैसा किसी का लॉस नहीं होता है, जाता नहीं, और इमीडिएटली तो रिफंड हो जाता है, जैसे कहीं पैसा आ जाता है, और अदरवाइज मैक्सिमम 3 डेज में आ जाता है। हम लोग जाकर बेस्ट ब्रांच से थोड़ा बोलने पड़ेगा, हो जाता है उसमें। सर, जैसा पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात की जाए, डिफरेंट टाइप की जो अकाउंट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, तो कई ग्राहक ऐसे होते हैं जिन्हें की अकाउंट के बारे में डीपली नॉलेज नहीं होती कि कौन सा अकाउंट उन्हें खुलवाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो सर, उसके बारे में आपसे थोड़ी विस्तृत जानकारी चाहूंगी। उसमें मैम देखिए, जो बैंक हमारा है, पंजाब नेशनल बैंक है, आजकल सारे तो डिजिटल हो गया, सारे आपको डिजिटल मिल रहा है। पीएनबी साइट में जाकर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, और उसमें स्कीम बहुत है। जैसे लोन के लिए हमारा बहुत स्कीम है, रिटेल लोन देते हैं, एमएसएमई लोन देते हैं, मुद्रा लोन हो गया, केसीसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिशरी लोन, बहुत सारा स्कीम है। सेविंग्स में खाता सेविंग्स कर सकते हैं, करंट कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, बहुत सारा स्कीम है। सो ये पब्लिक के लिए हम लोग है, हम लोग साइट में ही सारा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। जो भी कस्टमर आते हैं उनको सारे सब लोग समझाते हैं, रिक्वायरमेंट जैसा है उसी टाइम उनको देते हैं। किसको चाहिए कार लोन देते हैं, किसको हाउस उसी टाइप का देते हैं, रिक्वायरमेंट हिसाब से सबके लिए सारे स्कीम है।
सब स्कीम हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कस्टमर आते हैं बोर तो उसी हिसाब से हम लोग को उनको पूछ के उसी हिसाब से उनको देते हैं। सर लोन भी डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ लोग घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, कुछ पर्सनल लोन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ले रहे हैं, कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, तो किसी ने अपने बच्चों को फॉरेन ट्रैवल करवाना तो उसके लिए भी वो लोन ले रहे हैं। तो सर कौन कौन सी स्कीम जो है अवेलेबल है? मैम देखिए, एजुकेशन लोन के लिए हम लोग सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सबको भी एनकरेज कर रहे हैं। देखिए बच्चे का पढ़ाई करेगा तभी आज बच्चा बड़ा होगा, फैमिली अपग्रेड हो जाएगा। सो एजुकेशन लोन दे रहे हैं। हाउसिंग लोन सबसे बढ़िया स्कीम हमारा चल रहा है। हाउसिंग लोन 8.40 सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं। बाकी बैंक से हम लोग सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट में दे रहे हैं। सो मेरा यही रहेगा, जिसको मकान बनाना है प्लीज आ जाइए, 15 बैंक आ जाइए, नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, आपको लोन हम लोग करा देंगे इजीली, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। और कोई इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी है। बिजनेस लोन चाहिए, आप बिजनेस लोन के लिए आ सकते हैं। एमएसएमई लोन, रिटेल लोन, कार लोन, बहुत सारा स्कीम है। और यदि मेरा श्रोता जो सुन रहे हैं यदि आएंगे 15 बैंक में, डेफिनेटली लोग देखेंगे कि हाँ कितना आसान से यहाँ लोन हो रहा है और विदाउट एनी हरासमेंट लोन हो जाएगा, बहुत बढ़िया से लोन हो जाएगा। उनका काम है आज। तो जैसा कि गरीब तबके की बात की जाए तो कई बार ऐसा होता है कि उनके भी अपने सपने होते हैं कि हमारा भी अपना घर हो, और कई बार इनकेस ऐसा नहीं हो पाता तो उन्हें रेंट पे जो है रहना पड़ जाता है। तो सर अगर वो लोग रेंट पे रहते हैं, अगर बैंक से अपने अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें किसी मुसीबत के चलते मकान मालिक जो है वो घर चेंज करने के लिए बोल देता है कि आप ये कमरा खाली कर दीजिए। तो उन्होंने बैंक में अकाउंट के लिए अप्लाई किया होता है, लेकिन जो वेरिफिकेशन के लिए अगर बात की जाए तो जो उनका डॉक्यूमेंट जो होता है सर, उसके लिए अगर बात की जाए तो अगर रूम चेंज हो जाता है तो फिर वेरीफाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर वो उनका अकाउंट नहीं खुल पाता, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? एक चीज मैं बोलूंगा, अनुरोध करूंगा, जो जैसे रेंट में जो रह रहे हैं और खाता तो डॉक्यूमेंट जो दिए हैं उनका लीज एग्रीमेंट दिए होंगे, खाता खुल गया, वेरिफिकेशन हम लोग 1-2 दिन में आ जाते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। मेरा यही अनुरोध रहेगा, जैसे आपने दिए हैं खाता खोलने के लिए 1-2 दिन रुक जाइए, इमीडिएट शिफ्टी मत कराओ। जैसे वेरिफिकेशन 2 दिन होता है फिर आप जाइए, और सपोज आप जा रहे हो फिर बता कर जाओ कहाँ जा रहे हो, बैंक को बताना बहुत जरूरी है। फिर हम उसी हिसाब वहाँ भी जाकर वेरीफाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं, जाइए आप, पर कम से कम बता दीजिए बैंक को कहाँ जा रहे हैं, फिर हम वहीं जाकर वेरीफाई कर लेंगे, तो कस्टमर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही कर सकते हैं मैम। जैसा कि सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे सभी दर्शकों को, लेकिन सर जिज्ञासा बस अगर बात की जाए तो एक जो क्वेश्चन है वो भी मन में उठता है कि जैसे यूपीआई को लेके बात की जाए, ओटीपी को लेकर बात की जाए, तो सर काफी तरह के जो फ्रॉड हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो प्लीज इसके बारे में कोई एक ऐसा मैसेज जो आप जनता को देना चाहें ताकि वो भी अवेयर हो सके और स्कैम का शिकार ना हो। मेरा श्रोताओं को यही अनुरोध करूंगा, आप अननेसरी जो मैसेज आ रहे हैं क्लिक मत कीजिए। आजकल झूठ मूठ का बोलते हैं, सीबीआई से फोन कर रहा हूँ, इनकम टैक्स से फोन कर रहा हूँ, किसी को बोलते हैं आपका बेटा कहीं एक्सीडेंट करा दिया, स्पॉट डेथ किसी का हो गया, झूठ मूठ बोलते हैं, और उसमें वॉइस भी क्लोन कर लेते हैं, आपको पता नहीं चला आपका बेटा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। सो ऐसा कहीं कैसे से आ रहा है, प्लीज इमीडिएट फोन रखिए, जो आपका बेटा जो रिलेटिव उसको डायरेक्ट बात कीजिए, उनका फोन में नहीं, बोले नहीं आपका बेटा मेरा यहीं बैठा हुआ है, बोले बेटा से बात करना, बेटा नहीं बैठा होगा, बट आप वह फोन इमीडिएट काटिए, डिस्कनेक्ट करके आप जो बेटा का नंबर है जो रिलेटिव उससे बात कीजिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। और घबराना नहीं, कोई चीज आएगा अगर पुलिस को सपोर्ट लीजिए। यदि कोई बोल रहा है आप तो कुछ गलत किए नहीं, अब डरना किस लिए, क्यों डरेंगे आप तो गलती किए नहीं, तो फिर आप क्यों डरना है। ज्यादातर आप जाकर जो अथॉरिटी है, पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, पुलिस जो हमारा कंप्लेन प्रोन एरिया है जहाँ पे, वहाँ जाकर बात कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अननेसेसरी कहीं क्लिक नहीं करना है, ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करना है, कोई बैंक कर कभी नहीं बोलेगा कि आप ओटीपी शेयर कीजिए। यदि कोई मांग रहा है दैट मीन गलत बोल रहा है, प्लीज उससे बचते रहिए। जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक से पुष्कर तराई जी ने बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज जो है सभी दर्शकों को दी, क्योंकि वो उनके काम भी आएगी ताकि वो किसी स्कैम का शिकार ना हो सके, उनकी जीवन की जो कमाई है पलक झपकते ही वो उनके अकाउंट से ना निकले, वो भी साइबर ठगी का शिकार बिल्कुल ना हो। तो इस प्रकार से आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए स्वर्णभूमि टाइम्स के साथ।